हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रीडिंग वाला में। आज के वीडियो में हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट की सीरीज में मध्यकालीन इतिहास के नोट्स को चैप्टर वाइज चैप्टर ख़त्म करेंगे। यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है उन दोस्तों के लिए जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिहंत एनसीईआरटी नोट्स में आज मध्यकालीन भारत का तीसरा दिन है। 2 चैप्टर हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज एवं कला। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में उत्तर भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित राज धीरे धीरे एक शक्तिशाली और अत्यंत केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभरकर सामने आया और कुछ समय तक लगभग समस्त देश पर दक्षिण में मदुरै तक के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण स्थापित रहा। दिल्ली सल्तनत का विघटन 15वीं सदी के आरंभ में हुआ, जिसके पश्चात अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, लेकिन दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली का स्पष्ट प्रभाव उनमें से अनेक राज्यों पर दृष्टिगोचर हुआ। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक संरचना। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन में केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था पर आधारित था, किंतु प्रशासन में सर्वोच्चता सुल्तान को ही प्राप्त थी। प्रशासन का नियमन भी सुल्तान की योग्यता पर आधारित था। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। फारसी में इन गुलामों को बंदगा कहा जाता है। सुल्तान। भारत के अनेक तुर्क सुल्तानों ने स्वयं को बगदाद के आवासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया। खिलाफत की स्वीकृति तथा खुतबे पर खलीफा का नाम शामिल करने के बावजूद दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र शासक वर्ग था। भारत में खलीफा की स्थिति मात्र नैतिक थी। सल्तनत कालीन प्रशासन में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च राजनीतिक, न्यायिक और सैन्य सत्ता भी इनमें निहित थी। यह राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी था। यह सल्तनत कालीन सेना का प्रधान सेनापति भी था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना सुल्तान का कर्तव्य था। इस कार्य हेतु यह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। राज्य के अधीन कार्यरत किसी भी पदाधिकारी के अन्यायपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध सीधे अपील की जा सकती थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी न्यायिक व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध थे। सल्तनत कालीन सुल्तानों में उत्तराधिकारी का कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं था। इस्लामी कानून में शासक के चयन की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लिया जाता था, किंतु सिंहासन पर सुल्तान के सभी पुत्रों को समान दावेदार माना जाता था। केंद्रीय प्रशासन। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के शासन कार्य में सहायता हेतु अनेक मंत्री होते थे, जिसका चयन वह स्वयं करता था और जिनका पदासीन रहना या पदच्युत किया जाना सुल्तान पर निर्भर करता था। इन मंत्रियों की संख्या, इनके अधिकारों और कर्तव्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता था। प्रशासन की एक सुनिश्चित प्रणाली का विकास 13वीं सदी के अंत तक हुआ था। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा की नियुक्ति के साथ अपने पर आश्रित निम्न वर्गीय लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त करते थे। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सल्तनत कालीन प्रशासन में प्रमुख 4 विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है। दीवान ए विजारत। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था।
आरंभिक सल्तनत काल में वजीर मुख्य रूप से सैन्य प्रबंधक होता था। 14वीं सदी में वजीर को राजस्व मामलों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। इस प्रकार वजीर एक विस्तृत विभाग जिसे दीवान ए विजारत कहा जाता था वहां का प्रधान बन गया, जिसमें आय तथा व्यय दोनों का प्रबंध किया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसका वजीर ख्वाजा जहां सम्मान का पात्र था। जब भी मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह को दबाने हेतु राज्य से बाहर जाता था, संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उसके वजीर पर होती थी। इसके शासनकाल के अधीन राजस्व विभाग में मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात सबसे बड़े विभाग के रूप में सफलता प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां को अपना वजीर नियुक्त किया था। तुगलक काल में विद्वानों ने वजीरों की दो प्रमुख श्रेणियों को बताया है। पहला है वजीर ए तौफीद, इसे असीमित अधिकार प्राप्त था। और दूसरा है वजीर ए तनफीद, इसे सीमित अधिकार प्राप्त था और यह सुल्तान के आदेशों का अनुसरण करता था। सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत वजीर के अधीन अनेक अन्य विभाग थे जो राजस्व कार्यों से जुड़े हुए थे। पहला है दीवान ए आमिर कोही। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग को बढ़ावा देने के लिए किया था। दीवान ए बकूफ, इस विभाग को जलालुद्दीन खिलजी ने व्यय के कागजात की देखभाल हेतु स्थापित किया था। दीवान ए मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली हेतु किया था। इमलाक, इस विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान की प्रत्यक्ष आय से संबंधित विषय हेतु की थी। नायाब ए मुमलकत, बहराम शाह के काल में वजीर के समकक्ष नायाब का पद सृजित किया गया था। इसे नायाब ए मुमलकत कहा जाता था। दीवान ए विजारत के अन्य प्रमुख अधिकारी भी थे जिनका विवरण निम्न है। मुशरिफ ए मुमालिक, इसका मुख्य दायित्व प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखना था। नाजिर इसका सहायक होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक, यह महालेखा परीक्षक था जो व्यय का ब्यौरा रखता था। वकील ए सुल्तान, इसकी नियुक्ति वजीर की सहायता एवं सैन्य व्यवस्था की देखरेख हेतु तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में की गई थी, परंतु अत्यधिक शक्तिशाली पद होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। वकील ए दर, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक विभाग स्थापित किया था जिसे वकील ए दर के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत कई गुलामों को शाही कार्यशालाओं में नियुक्ति किया जाता था। यह दरबार में उचित मर्यादा बनाए रखने और औपचारिक स्वागत समारोह में रईसों को उनके उचित क्रम में रखने के लिए जिम्मेदार था। आमील, राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमील कहा जाता था। यह परगना स्तर पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। मजूमदार, यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, साथ ही उधार का भी हिसाब किताब रखता था। दीवान ए अर्ज, वजीर के पश्चात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। भारत में आरिज एक अलग विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तत्पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस विभाग पर विशेष ध्यान दिया था। दीवान ए रियाल या रसालत, यह विभाग धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों, सुपात्र विद्वानों और
धर्म तत्वज्ञों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी कार्यों का संचालन करता था। यह विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आला सदर कहलाता था, जो समानतः प्रमुख काजी हुआ करता था। यह विभाग विदेशी मामलों से भी संबंधित था। दीवान ए इंसा, यह विभाग राज्य में पत्र व्यवहार के कामकाज की देखरेख करता था। सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के मध्य तथा सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य संपन्न होने वाले सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार को इसी विभाग के द्वारा संभाला जाता था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर ए खास या दबीर ए मुमालिक कहलाता था। मध्यकालीन विद्वान मिन्हास उस सिराज इस विभाग को दीवान ए अशरफ कहकर संबोधित करता था। सल्तनत कालीन अन्य प्रमुख केंद्रीय अधिकारी आमिर ए आखूर, यह शाही घुड़साल का अधीक्षक होता था। दरोगा ए पील, यह हाथियों से संबंधित अधिकारी था। सर जानदार, यह सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक था। बरीद ए मुमालिक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। मुनहियान, यह भी एक गुप्तचर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। सद्र उस-सुद्दूर, यह धार्मिक मामलों में सुल्तान का प्रमुख परामर्शदाता था तथा यह इस्लामी नियमों को लागू करता था। सद्र ए जहां, धार्मिक एवं धर्मांध बंदोबस्ती की प्रभारी अधिकारी था। अमीर ए हाजिब, यह बारबक भी कहलाता था। यह दरबारी शिष्टाचार से संबंध था। मुहतसिब, यह सद्र के अधीन तथा लोगों के आचरण और माप-तौल नियंत्रण से संबंधित था। वकील ए दर, यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो शाही हरम और शहजादों से संबंधित था। मीर ए इमारत, यह फिरोज शाह द्वारा स्थापित लोक निर्माण विभाग था। मलिक गाजी सहना को यह पद दिया गया था। काजी उल कजात, यह न्याय विभाग का प्रमुख था। अमीर ए दाद, न्याय विभाग का प्रभारी अधिकारी था। सहना ए मंडी, यह बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करता था। ख्वाजा या साहिबे दीवान, यह राजस्व प्रशासन का प्रभारी था। यह बलबन द्वारा स्थापित प्रांत में नियुक्त होता था और केंद्र को लेखा जोखा रखता था और भेजता था। मजलिस ए आम या मजलिस ए खलवत, यह सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह था। आमिर ए मजलिस, शाही दावतों, सम्मेलनों और त्योहारों का प्रभारी अधिकारी। दीवान ए इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग का अधिकारी होता था। मुतसर्रिफ, यह शाही कारखाने का महानिदेशक था। प्रांतीय प्रशासन, दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय शासन व्यवस्था में इक्ता प्रणाली महत्वपूर्ण थी। इसे इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में तुर्कों द्वारा भारत में विजित क्षेत्रों को अनेक प्रदेशों में बांटा गया जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इस प्रणाली को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रचलित सामंती व्यवस्था को समाप्त करना और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ना था। सल्तनत काल में इक्ता प्रायः तुर्क अमीरों के सहयोग प्रदान करने के लिए दिया जाता था। जिन अमीरों को इक्ता प्रदान की जाती थी उन्हें मुफ्ती या वली कहा जाता था। यही प्रदेश
बाद के वर्षों में प्रांत या सूबा में परिणत हो गए। आरंभ में मुफ्ती या वली लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे। इनका कार्य संबंधित प्रदेशों में शांति सुव्यवस्था स्थापित करना तथा सरकार को दिए जाने वाले भू राजस्व की वसूली करना था। इस प्रकार मुफ्ती द्वारा एकत्रित किए जाने वाले धन में सिपाहियों को वेतन दिया जाता था। बचे हुए धन में से अपना खर्च निकालकर शेष बची हुई रकम, जिसे फवाजिल कहा जाता था, उसे केंद्र के पास भेजना होता था। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। सिख का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। इन इकाइयों की व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन सिख नामक इकाई की स्थापना बलबन द्वारा किया गया था। इन स्रोतों से ज्ञात होता है कि गांव 100 या 84 की इकाइयों में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खुत और मुकद्दम कहलाते थे। सैन्य प्रशासन। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक प्रधान था, लेकिन यह सेना अध्यक्ष नहीं होता था, क्योंकि सभी सैन्य बलों का दायित्व सुल्तान स्वयं संभालता था। यह सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी प्रकार से सज्जित करना और उनके वेतन संबंधी कार्य आरिज करता था। सल्तनत कालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की नियमितता पर बल दिया। साथ ही घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की, ताकि घटिया किस्म के घोड़ों को सैन्य दलों में शामिल न किया जाए। प्रत्येक सैनिक की एक विवरण सूची रखे जाने का भी प्रावधान था। सेना को देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाता था और एक विशाल सेना की टुकड़ी राजधानी में सुल्तान के साथ रहती थी। शिकार के नाम पर सेना को लंबे लंबे कूचों पर ले जाकर बलबन उसे स्फूर्तिदायक स्थिति में रखता था। दिल्ली के सुल्तानों में से अलाउद्दीन के पास बड़ी और अस्थायी सेना थी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या 3 लाख थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति सैन्य सुधारों का ही दृष्टिकोण था, क्योंकि सैनिक अधिकांशतः दिल्ली के व्यापारियों से वस्तुएं खरीदते थे और व्यापारी इसका मनमाना दाम न वसूलते, इसीलिए इसे निरीक्षण में रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके पूर्व तुर्क सिपाहियों को उनके वेतन के बदले दोआब में बहुत से गांव प्रदान किए जाते थे। प्रत्येक घुड़सवार को सालाना 238 टंका प्रदान करता था और जो 2 घोड़े रखता था उसे 78 टंके और दिए जाते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने वेतन रजिस्टर वसीयत ए हस्म को तैयार करवाया। जियाउद्दीन बर्नी ने इस सैन्य वर्गीकरण को अपने अनुसार स्पष्ट किया है। सबसे छोटी इकाई सरखेल तथा सबसे बड़ी इकाई खान के अधीन थी। खान से ऊपर सुल्तान होता था। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। सरखेल, यह 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान था। सिपह सलार, यह 10 सरखेल 100 घुड़सवार का प्रधान था। अमीर, यह 10 सिपह सलार का प्रधान था। मलिक, यह 10 अमीर का प्रधान था। खान, यह 10 मलिक का प्रधान था। सुल्तान, यह 10 खान का प्रधान था। राजस्व प्रशासन। भारत में तुर्क आर्थिक व्यवस्था मुस्लिम कानून की हनफी विचारधारा पर आधारित थी।
सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। उस्र, यह केवल मुसलमानों से 5 से 10% तक लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का लगभग 50% होता था। खुम्स, यह लूट का माल, भूमि में गड़ा या छिपा धन था। सल्तनत काल में शासक अलाउद्दीन खिलजी व मुहम्मद बिन तुगलक प्रायः इसका 4/5 भाग अपने पास रख लेते थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक 1/5 भाग अपने पास रखता था। जकात, यह सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, यह 2.5% तक होता था। जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और जिसके बदले नागरिकों से उनके जीवन व संपत्ति की रक्षा करने का वचन दिया जाता था। राजस्व निर्धारण प्रणाली। भू राजस्व की वसूली सल्तनत काल में हिंदू सरदारों की सहायता से की जाती थी। बाजार नियंत्रण के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की व्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने इस बात पर ध्यान दिया कि दोआब से भू राजस्व का निर्धारण कृषि हेतु प्रयोग की जा रही भूमि के मापन के आधार पर किया जाए। इसका तात्पर्य यह था कि गांव में खुद और मुकद्दम तथा अमीर लोग अपना राजस्व किसी और पर न डाल सके। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूली तथा राजस्व निर्धारण का कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया तथा उनके ऊपर भी करारोपण का भार डाल दिया गया। तत्कालीन समाज में 3 प्रकार के कर, कृषि पर कर, खराज, मवेशियों पर चराई कर तथा घरों पर घराई कर प्रचलित थे। इन करों की वसूली हेतु अलाउद्दीन द्वारा आमिल, मुतसर्रिफ आदि सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया, जबकि मुहम्मद बिन तुगलक ने पुनः मापन को अपनाया। भू राजस्व निर्धारण के 3 प्रमुख तरीके थे जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला है बटाई। इसमें वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। इसे गल्ला बख्शी, किस्मत ए गल्ला, हासिल आदि कहा जाता था। मसाहत, यह भूमि की पैमाइश पर आधारित व्यवस्था थी। इसे जोती या बोई गई भूमि का माप के आधार पर एक मानक भू राजस्व देना पड़ता था। मुक्ताई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। इस पद्धति में किसान तथा सरकारी कर्मचारी आपसी समझौते से उपज का आकलन करते थे, जिसके आधार पर किसान राजस्व देने के लिए तैयार हो जाते थे। न्याय एवं दंड व्यवस्था। सल्तनत कालीन न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आला काजी न्याय विभाग का प्रधान होता था। काजियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में समानतः जहां मुसलमानों की अत्यधिक आबादी होती थी उन स्थानों पर नियुक्त किया जाता था। काजी दीवान मुकदमों का फैसला शरीयत के अनुसार, मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार करता था। हिंदुओं पर इसके स्वयं के व्यक्तिगत कानून लागू होते थे। हिंदुओं के मामलों में इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का कार्य गांवों की पंचायतें करती थी तथा शहरों में अलग अलग जातियों के मुखिया होते थे। फौजदारी कानून शासकों द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों पर आधारित होते थे। सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और कयास।
इस्लामी कानून का व्याख्याता मुजतहिद कहलाता था। सल्तनत काल में दादबक नामक अधिकारी करों की मनमानी वसूली पर अंकुश लगाता था। बादशाह स्वयं को अल्लाह की परछाई मानता था। दिल्ली की मस्जिद के एक अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को बादशाहत इसलिए चुना क्योंकि उसमें विधि निर्माता मूसा और सुलेमान की विशेषता मौजूद थी। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया के सर्वोच्च पायदान पर सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में अर्थव्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापारियों की स्थिति व तकनीकी विकास आदि शामिल है। इनका वर्णन निम्नलिखित है। व्यापार। तोमर और चौहानों के काल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत से जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलवी नाम के सिक्के भी ढाले गए थे। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ आधार और बेहतर संरचना सुविधाओं एवं चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली की स्थापना ने तत्कालीन व्यापार के विकास को एक निश्चितता प्रदान की। इसके साथ ही शहरों और शहरी जीवन की भी अभिवृद्धि हुई। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया की पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा है। इसका कहना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दौलताबाद दिल्ली के बराबर था। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य के व्यापार का विकास का सूचक है। सल्तनत कालीन अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूरब में कड़ा और लखनऊती तथा पश्चिम में अनहिलवाड़ा और कैवे शामिल है। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था। व्यापारी वर्ग। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। यद्यपि हिंद महासागर के मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन उनका इस व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार स्थापित नहीं था क्योंकि भारत के तमिल और गुजराती व्यापारी, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, इस मार्ग से व्यापार करते थे। तटवर्ती व्यापार तथा तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के मध्य होने वाला व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के अधिकार क्षेत्र में था, जिसमें जैन समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी। इस व्यापार में मुसलमान बोहरा व्यापारियों की भी हिस्सेदारी थी। मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में मुल्तानी और खुरासानी की संख्या सर्वाधिक थी। इसमें बहुत से व्यापारी दिल्ली में बस गए थे। इस काल में कैम्बे एक समृद्ध नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी निवास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण तथा कृषि संबंधी नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अनेक आदेशों के माध्यम से खाद्यान्नों, शक्कर एवं रसोई तेल से लेकर सुई तक तथा आयात किए जाने वाले कीमती वस्त्रों से लेकर घोड़े, मवेशी, गुलाम तक की कीमत निश्चित कर दी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों के व्यापारिक कारवा, जिसे टांडा कहा जाता था, के द्वारा इन बाजारों के लिए माल ढुलाई करवाता था। इस प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु इसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। पहला खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए तथा तीसरा घोड़े एवं मवेशी तथा गुलामों के लिए।
प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जिसे सहना कहा जाता था। कीमतें अस्थायी रखने हेतु आपूर्ति की निरंतरता पर बल दिया गया। किसानों को 10 मन से अधिक अनाज अपने पास रखने पर रोक थी। गेहूं 7.5 जितल प्रति मन, जौ 4 जितल प्रति मन तथा अच्छी किस्म का चावल 5 जितल प्रति मन बिकता था। मध्यकालीन भारत में सुल्तान द्वारा महत्वपूर्ण कपड़ों आदि की कीमतें निर्धारित की गई थी तथा व्यापारियों को अग्रिम भुगतान भी किया जाता था ताकि वह वस्त्रों को बाहर से लाकर सरकारी दर पर बेचे। वस्तुओं की बिक्री हेतु नबीस उत्तरदायी था। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण सुल्तान के लिए विशेष महत्व रखता था। गुजरात विजय के पश्चात अच्छी नस्ल के घोड़ों की आपूर्ति में सुधार हुआ। अच्छी नस्ल के घोड़े केवल राज्यों को ही बेचे जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अव्वल दर्जे के घोड़े की कीमत 100 से 120 टका निश्चित किया, जबकि सेना के काम न आने वाले टट्टू की कीमत 25 टका निश्चित किया गया। उद्योग सल्तनत काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग अस्तित्व में आए थे। इस काल के उद्योगों की विशेषता इनमें अरबी व फारसी तत्वों का समावेशन था। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। शाही कारखाने सल्तनत काल में शाही कारखाने राज परिवार और सुल्तान से संबंधित समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ये रेशम, सोने, चांदी आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते थे। साथ ही प्रसिद्ध और दुर्लभ वस्तुओं के लिए भंडारों का कार्य करते थे। शाही आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएं पर सोने, चांदी और जवाहरात के कार्य किए जाते थे। ये कारखाना शाही हरम में रहने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करता था। शाही कारखानों का निर्माण सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था और इसका विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। वस्त्र उद्योग सल्तनत काल में चरखे का चलन आरंभ होने से वस्त्र उत्पादन में सुधार हुआ। धुनकी की सहायता से कपास को तेजी से और अच्छी तरह से साफ किया जाता था, जिसके फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में अभूतपूर्व प्रगति हुई। जियाउद्दीन बर्नी ने खजकौल, मसरू मसेरी, उत्तम, शिरीन, बूरद आदि वस्त्रों का वर्णन किया है। इसके साथ ही ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में सल्तनत कालीन 20 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने अमीरों को वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान करता था, जिसका निर्माण शाही कारखानों में किया जाता था। ये पोशाकें सामान्यतः आयात किए गए मखमल, दमस्क या ऊन की बनी होती थी। इस काल में भारत का लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ वस्त्र व्यापार किया जाता था। बंगाल और गुजरात में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में चीन को उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र निर्यात किया जाता था तथा साथ ही चीन से कच्चा रेशम आयात किया जाता था। धातु उद्योग सल्तनत काल में अहमदाबाद, दिल्ली व बंगाल लोहे के प्रमुख केंद्र थे। लाहौर, कालिंजर, बनारस, सियालकोट तथा गोलकुंडा आदि में उत्तर श्रेणी की तलवार बनाई जाती थी। भारत पश्चिम एशिया से कांच के बर्तनों तथा चीन से चीनी मिट्टी के बर्तनों का आयात करता था। बीदर बर्तनों पर सोने चांदी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। अन्य उद्योग सल्तनत काल में चर्मकारी, धातु कर्म, गलीचे की बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना,
पत्थर को तराशना आदि कार्य भी किए जाते थे और इस कार्य के लिए भारतीय शिल्पकार प्रसिद्ध थे। गुजरात में चमड़ा उद्योग प्रचलित था। दिल्ली व मुल्तान हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध थे। चीनी उद्योग बंगाल तथा लकड़ी दस्तकारी हेतु कश्मीर का उल्लेख मिलता है। तकनीकी विकास। सल्तनत काल में तकनीकी विकास के अंतर्गत चुंबकीय कुतुब नुमा एक प्रमुख और महत्वपूर्ण उपकरण था। इस दिशा सूचक उपकरण से समुद्री यात्राओं से में सहायता मिलती थी। रहट। रहट का प्रयोग सिंचाई व्यवस्था की एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी के रूप में माना गया था, जिससे गहरे कुएं से सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता था। वास्तुकला के क्षेत्र में अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण शैली भी तकनीक विकास का प्रतीक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और बावलियों से जुड़े भवन निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। कागज निर्माण का कार्य तुर्कों की देन है। भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से 1224 ईस्वी के बीच हुई थी, जो गुजरात से मिली है। कागज निर्माण का कार्य तुर्कों की देन है। भारत में कागज की प्राचीनतम पांडुलिपि 1223 से 1224 ईस्वी की है, जो गुजरात से मिली है। 5वीं सदी में अरब जगत कागज से परिचित था, लेकिन यूरोप में यह कला 14वीं सदी में विकसित हुई। घोड़े के पैरों में नाल और रकाब का प्रयोग सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ था। नाल और रकाब का उल्लेख कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की रचना फख्र ए मुदब्बिर में मिलता है। दिल्ली सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति। दिल्ली सल्तनत में समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग अमीरों का, जिसकी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दूसरा वर्ग निम्न वर्ग का। समाज मुख्यतः अशराफ और अजलाफ में बटा हुआ था। अशराफ में अमीर तथा उनके वंशज और उच्च वर्गीय उलेमा शामिल थे। अहल ए सैफ तथा अहल ए कलम इस वर्ग की 2 कोटियां थी। अहल ए सैफ मुख्यतः योद्धा वर्ग था तथा अहल ए कलम विद्वान वर्ग था। ये धार्मिक और न्यायिक पदों पर आसीन थे। अजलाफ के संबंध में तत्कालीन समाज से बहुत कम जानकारी उपलब्ध हुई है, क्योंकि अजलाफ और अशराफ का एक दूसरे से संबंध नहीं था। किसान और गुलामों की स्थिति। सल्तनत काल में पूर्व की भांति जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसानों का था, लेकिन निरंतर अकाल और युद्ध की समस्या के परिणाम स्वरूप इनके जीवन निर्वाह का स्तर निम्न होता गया। इस काल के दौरान खूत और मुकदमों की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय थी। इनके पास भूमि अधिक होती थी, लेकिन इसके अतिरिक्त ये कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने हिस्से का राजस्व किसानों को अदा करने हेतु मजबूर करते थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनके विशेषाधिकार के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए इनके अधिकारों में कमी कर दी थी। सल्तनत कालीन समाज में राजा शब्द का प्रयोग गांव के वास्तविक शासकों के लिए किया जाता था। इन्हें राय, राणा, रावत आदि नामों से जाना जाता था। हिंदू रायों की बलबन के दरबार में उपस्थिति के अनेक उल्लेख किए गए हैं। सल्तनत कालीन शहरी जीवन का एक बड़ा हिस्सा गुलामों से परिपूर्ण था। तुर्कों ने भारत में आए और भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर
युद्धबंदियों को गुलाम बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को अधिक महत्व दिया और इसने 1,80,000 गुलाम एकत्रित किए थे। इसी से संबंधित एक नया विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई थी, लेकिन गुलामों और अमीरों की मध्य उभरती हुई तनावपूर्ण स्थिति में इसे समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों की दशा। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दंद सल्तनतकालीन समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गुलाम बनाई जाती थी और ये सुल्तान के हरम में रहती थी। हिंदू स्त्रियां की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय हो गई। उनमें पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन बढ़ गया। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति भी अपेक्षाकृत कमजोर थी, क्योंकि मुस्लिम पुरुष अनेक विवाह कर सकते थे और कभी भी तलाक दे सकते थे। मध्यकालीन समाज असमानताओं से पूर्ण था और इसका स्पष्ट विवरण हमें तत्कालीन स्थितियों से मिलता है, जिसमें हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम समाज अपेक्षाकृत अधिक आडंबर युक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, तूती ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने फारसी कविता का भारतीयकरण किया। इन्होंने फारसी की एक नवीन शैली प्रारंभ की, जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, अफजल अल फवायद, किरान ए सादैन, देवलरानी खिज्र खां, आशिकी आदि शामिल है। खजाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के विजयों का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी तथा दीवान ए चाच के रचयिता बद्र ए चाच इसके दरबार में थे। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक को संरक्षण प्रदान किया था। इबन बतूता उत्तर अफ्रीका में स्थित मोरक्को के टांजियर का निवासी था, जो 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। उसने 8 वर्षों तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जीवन व्यतीत किया था। उसके द्वारा अरबी भाषा में रचित रेहला नामक ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों के संबंध में जानकारी मिलती है। उसने भारतीय दास व्यापार तथा उनकी स्थितियों का भी व्यापक वर्णन किया है। वह भारत के उपजों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें फल फूल, जड़ी बूटी आदि शामिल है। इनके अनुसार भारत की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, जिसमें वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती है और चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। साथ ही यहाँ अलसी, गन्ना और कपास की कृषि भी की जाती है। यह विभिन्न ग्रामोद्योग जैसे तेल निकालने की विधि, गुड़ बनाने तथा बुनाई आदि का भी वर्णन करता है। इनके अतिरिक्त इसने सड़क व्यवस्था और लोगों की सामाजिक जीवन का भी उल्लेख किया है। दिल्ली सल्तनत, सांस्कृतिक योगदान। सल्तनतकालीन शासकों ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। विभिन्न शासकों के काल में स्थापत्य तथा शिक्षा एवं साहित्य का विकास निम्न रूप से हुआ। स्थापत्य कला। सल्तनत काल में विकसित होने वाली स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों कला शैलियों का समन्वय मिलता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को प्रारंभ कराया। साथ ही इसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया तथा सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाही दरवाजा का निर्माण कराया, जो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का एक प्रवेश द्वार है। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नगर बसाए, जिनमें हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद तथा जौनपुर प्रसिद्ध हैं। सिकंदर लोदी के मंत्री मियां भुइयां द्वारा मोठ की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। भाषा एवं साहित्य। तुर्कों की प्रशासनिक भाषा फारसी थी और लगभग इसी भाषा में तत्कालीन साहित्यों की रचना की गई। भारत में अरबी भाषा मुख्यतः इस्लामी विद्वानों और धार्मिक दार्शनिकों के छोटे छोटे समूह तक सीमित रही। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हास उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। मिन्हास उस सिराज ने इल्तुतमिश के वंशज नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित तबकात ए नासरी की रचना की है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो सर्वप्रथम सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि बन गया था। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही है। इस्लाम में फुतुह उस सलातनी की रचना की है। इसामी ने फुतुह उस सलातनी की रचना की है। इस रचना में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की है। इस रचना में सैयद वंश की जानकारी मिलती है। सरहिंदी ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों की चर्चा की है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जिया नक्शबी ने तूतीनामा की रचना की। यह संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत साहित्य का अनुवाद कराया गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित रचना लज्जत ए सिकंदरी की रचना की गई है। अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं फिरोज शाह फतवा ए फिरोज शाही। अबू बकर चचनामा के लेखक कौन है? अबू बकर। खजाइन उल फुतूह तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। सल्तनत कालीन स्थापत्य निर्माण शासक है और स्थापत्य कला कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बंधक का बाबली, होजाए सुल्तानी किसने बनाया है? इल्तुतमिश ने। लाल महल जो दिल्ली में है बलबन ने बनाया है। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, सीरी फोर्ट, हजार सितून किसने बनाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद का किला किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक। जहां पनाह नगर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह कोटला खाने जहां तेलंगानी का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। मोठ की मस्जिद आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बनाया।
अतिरिक्त तथ्य तमिलनाडु बोर्ड एवं NIOS द्वारा। इस्लाम 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया धर्म है। इस धर्म की प्रमुख पुस्तक कुरान है। 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक इस्लाम में 4 पवित्र खलीफा हुए। उसमें उमैयद खलीफाओं के उत्तराधिकारी थे। अलाउद्दीन द्वारा स्थापित कपड़ा बाजार को सराय आदिल कहा जाता था। वंशानुगत बिचौलियां और ग्राम प्रधान के राजकोषीय दावों में सल्तनत काल के दौरान विशेषकर लोदी वंश में भारत कटौती की गई। सल्तनत काल की प्रमुख चुनौतियों में मंगोल आक्रमण, कुलीन वर्ग की आपसी कलह, प्रांतीय समस्याएं शामिल थी। सल्तनत काल में जौनपुर के शासक मली करण फूल ने मुबारक शाह की उपाधि धारण की थी। इब्राहिम सर्की के काल में जौनपुर महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र बना था। इसके शासनकाल में जौनपुर में सर्की स्थापत्य का विकास हुआ। जौनपुर की अटला मस्जिद का निर्माण इसका प्रमुख उदाहरण है। क्षेत्रीय शक्तियों में कश्मीर का शासक शक्सुद्दीन शाह प्रथम मुस्लिम शासक था। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन ने महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। गुजरात का प्रमुख शासक अहमद शाह था। इसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। बंगाल को बलबन द्वारा सल्तनत के अधीन रहने के लिए बाध्य किया गया। बुगरा खान को वहां का शासक नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन हुसैन शाह के काल में बंगाल धनी तथा संपन्न देश बन गया था।